नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं और विधि के क्षेत्र में आपके इल्म में कुछ इजाफा हो रहा। वी आर ट्राइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी इंडिविजुअल who is associated with us and who wants to get better knowledge regarding various legal aspects. आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे एक बहुत टेक्निकल टॉपिक की, जिसके बारे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रांति, कंफ्यूजन या थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है। Probably lack of research, probably lack of in-depth understanding, or probably there is lack of patience. जल्दी से जल्दी खत्म करने की जो जल्दबाजी होती है, समटाइम्स आई थिंक जो निटी-ग्रिटीज होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, हम उनको मिस कर देते हैं। और जब वो हमारे सामने क्वेश्चन के फॉर्म में आती हैं, आइदर इन द मेंस एग्जाम और इन द इंटरव्यू और आफ्टर बिकमिंग अ मैजिस्ट्रेट, वी देन get baffled and try to find answers. जो आज की हमारी चर्चा है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, एंड द क्वेश्चन इज, डज कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन affect the right to default bail? Does conducting further investigation affect the right to default bail? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द इनफैक्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, और उन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम जरूर करेंगे। पर पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और डिफॉल्ट बेल, इन दोनों का एग्जैक्टली मतलब है क्या? व्हाट डू वी मीन बाय डिफॉल्ट बेल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन? बिकॉज हम में से जिन छात्रों को पता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है सुनना, और जिनको नहीं पता उनके लिए तो डेफिनेटली इट इज मोस्ट वाइटल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज डिफॉल्ट बेल, ये किस चिड़िया का नाम। अब हम बात करते हैं पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन। व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन? सर, हमने इन्वेस्टिगेशन तो सुना था, हमने सुना था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन. It is basically for the collection of evidence, and it is done by either the police officer or any other person authorized by a magistrate and the important part is but not a magistrate himself. यानी कि एक मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, या तो इन्वेस्टिगेशन होगी एक पुलिस ऑफिसर द्वारा या किसी और व्यक्ति द्वारा भी हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट। पर क्या मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो. हिज जॉब इज टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड ट्रायल. मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते. Of course, there is a clear-cut separation between the executive and the judiciary. Investigation executive machinery का काम है. The police comes under the executive. Investigation agency का काम. And अगर हम judiciary की बात करें, that is the judicial magistrate. His duty is to conduct an inquiry, adjudicate upon the matter, conduct a fair trial, and give the verdict at the end, which serves the purpose of justice. तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है? इट इज फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए और देखने के लिए कि अल्टीमेटली जो बैलेंस है वो किसके फेवर में टिल्ट कर रहा है, विक्टिम और अक्यूज्ड.
victim represented by the state and accused on the other side. मैजिस्ट्रेट साहब नहीं करते, या तो पुलिस ऑफिसर साहब करेंगे या कोई और व्यक्ति करेगा जिनको पुलिस ऑफिसर साहब ने ऑथराइज करा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ठीक है सर, चलो इन्वेस्टिगेशन समझ आ, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टिगेशन, बट इस फर्दर शब्द का क्या मतलब हुआ फिर? व्हाट डू यू मीन बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन? अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन मीन्स इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब, अब आप मान लीजिए एक रास्ते पे चल रहे हैं और आप सोचें कि आप पहुंच गए हैं जहां आपको पहुंचना है। आपने किसी राह चलते व्यक्ति से पूछा कि भाई बताइए मुझे इस जगह पे पहुंचना था, वो कहां है जगह? एंड द पर्सन रिप्लाइज दैट यू विल हैव टू गो अ लिटिल फर्दर, यानी कि आपको एक पॉइंट से थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, फर्दर। यू हैव टू, जिस पॉइंट पे आप हैं उससे और आगे चलना पड़ेगा। आप अपना रास्ता तय कर आए हैं, आपने राह चलते व्यक्ति से पूछा कि क्या मैं पहुंच गया हूं? He said, no, you'll have to go a little further. तो जितना आप रास्ता तय करके आए हैं, आपको फर्दर आगे जाना पड़ेगा। You'll have to move ahead of that. You'll have to move further from that point. सर एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दिया आपने फर्दर शब्द का, बट इन्वेस्टिगेशन से कैसे रिलेट होगा? What is meant by further investigation, sir? फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो सर, उससे तो ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एक पॉइंट पे आई और उसके बाद और आगे गई। एक इन्वेस्टिगेशन चलते चलते एक पॉइंट पर आई और उसके बाद और आगे गई। दैट इज करेक्ट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सीधा सीधा मतलब यही है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट लेट अस से द एफआईआर इज लॉज्ड एट दिस पॉइंट। फ्रॉम हियर the investigation is conducted. There are numerous things that are done during the period of investigation. Proceedings of 157, which is the procedure of investigation, sending of occurrence report. There can be proceedings of chapter 5, that is arrest, starting from section 41 till 60A. There can of course be summoning of witnesses by the police officer, examination. There can be recording of confession. यहीं पे साथ में 167 की भी चर्चा हो सकती है, जहां पे प्रोडक्शन लेकर आपने पुलिस कस्टडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कस्टडी की बात करी, उस पे भी हम अभी आएंगे, बिकॉज डिफॉल्ट बेल इज डेफिनेटली रिलेटेड टू दैट। बट नेवरदलेस ये इन्वेस्टिगेशन हुई एंड अल्टीमेटली द पुलिस रिपोर्ट वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। और पुलिस रिपोर्ट में लेट अस से एज एन एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि चार्जशीट फाइल करी। चार्जशीट का मतलब, चार्जशीट होती है क्लोजर रिपोर्ट होती है। चार्जशीट का मतलब पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एविडेंस अवेलेबल है, हमने साक्ष्य इकट्ठे करे हैं। इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वी हैव कंडक्टेड इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टेड एविडेंस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल and we think that he should stand trial. This is our opinion. ये चार्जशीट में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑफिसर, साहब ये एविडेंस ये व्यक्तियों के अगेंस्ट अवेलेबल है। क्लोजर रिपोर्ट भी हो सकती है जहां पे लिखा हो कि भाई हमें इस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई साक्ष्य नहीं मिले, हमारे हिसाब से देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अक्यूज्ड और नंबर ऑफ अक्यूज्ड, व्हाटएवर द केस इज। इट्स डिफरेंट, ए रिपोर्ट, बी रिपोर्ट, सी रिपोर्ट, ये अलग अलग चर्चा है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। मान लीजिए चार्जशीट सबमिट करी गई, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के अगेंस्ट, सो देयर एग्जिस्ट्स अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अक्यूज्ड। यानी कि मोटे तौर पे हमें पता है कि अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस आ गए हैं और इनको ट्रायल के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन 173 सबसेक्शन 8, सेक्शन 173
subsection 8 gives the power of further investigation. It gives the power to the police officer to conduct further investigation. Further investigation का मतलब क्या? यहां से शुरू होती है बात. फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए. इस पॉइंट पे माना जाता है, जहां पे पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी गई, उस पॉइंट पे माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन समाप्त. अब इंक्वायरी होगी, मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे मैटर पे, उसके बाद सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, कमिटल करना है तो कमिटल होगा, एंड फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा. दिस इज द पॉइंट जहां पे चार्जशीट सबमिट होती है, वहां पे माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी. द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड when the charge sheet or closure report, whatever the case is, when the police report is essentially filed before the magistrate under section 173 subsection 2. उस पुलिस रिपोर्ट के फाइल होने पे ये माना जाता है, it is deemed that the investigation stands completed. बट लॉ में एक प्रावधान है 173 सबसेक्शन 8 में, जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास एक पावर है कि वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. फर्दर इन्वेस्टिगेशन, दैट मींस वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड ही कैन कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. वो और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और आगे जाना है. यू हैव टू गो अ लिटिल फर्दर, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, आपको और आगे जाने की इच्छा है. यू वांट टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज यू नो कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक अभी नहीं पहुंचे हैं. आपको यह प्रतीत हो रहा है दैट देयर इज सम मोर वाइटल एविडेंस अवेलेबल अगेंस्ट द अक्यूज्ड. इस पर्टिकुलर अभियुक्त के खिलाफ मुझे और एविडेंस मिल सकते हैं. देयर आर a few more angles from which I need to appreciate the facts and circumstances of the case. Every case has its own idiosyncrasies, but the police officer, while conducting further investigation, he tries to find more evidence which might be available. He has an apprehension, उनको ये प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि मेरे को और साक्ष्य मिलेंगे इस accused के against. I will get more evidence against this particular accused, or I might actually find another co-accused. ये भी हो सकता है. मतलब he thinks there is something more to be done in this case. He has to go a little further. That is when he conducts further investigation. 173 subsection 8 क्या होती है, कैसे होती है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे. हम अपने मूल प्रश्न पर ही रहेंगे. पर इसको कहा जाता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन. दिस इज व्हाट इज नोन एज फर्दर इन्वेस्टिगेशन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स ही कैन कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इज इट री इन्वेस्टिगेशन? नो. इज इट न्यू इन्वेस्टिगेशन? एब्सोल्युटली नॉट. Make a note of this, that further investigation is not a re-investigation. It is not new investigation. It is just for the collection of more evidences that you have a prima facie case. On the face of it, you have a case made out against this accused person. इस अभियुक्त के खिलाफ sufficient material है, लेकिन आपको लगता है कि अभी कुछ और भी मिलेगा. Of course, हमारा काम है कि जस्टिस शुड अल्टीमेटली बी सर्व्ड इन द सोसाइटी. तो जो कमी रह गई है उसको भी पूरा करना है, एंड दैट इज वेयर द पुलिस ऑफिसर सीक्स परमिशन टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी 1973. फर्दर इन्वेस्टिगेशन. विपुल शीतल प्रसाद अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ Gujarat. Vipul Sheetal Prasad Agarwal versus State of Gujarat. It's a landmark judgment of the Honorable Supreme Court
wherein the honorable court has said that it is not re or fresh investigation, it is not a new investigation. जब एक चार्जशीट लेटर से फॉर एग्जांपल इन दिस केस सबमिट हो जाती है, तो उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब कंडक्ट होती है, तो देयर कैन बी सेवरल सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स, but the original charge sheet stands. There can be several supplementary charge sheets. It is not a re-investigation. फिर इससे फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो रही है, उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे थोड़ा और कंटिन्यू करा जा रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ताकि जो और अवेलेबल मटेरियल है रिलेटेड टू दैट केस, हम उसको कोर्ट के समक्ष लेकर आ सकें. दैट इज द पर्पस एंड एसेंस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन. एक टर्म तो हमें शायद समझ आ गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है. अब दूसरे टर्म पे जाते हैं, विच इज डिफॉल्ट बेल. अब सर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट बेल? क्योंकि आज तक हमने सुना था बेल, बेल का सीधा सीधा मतलब जमानत. बिल्कुल सीधा सीधा हमें मतलब पता है बेल का क्या होता है. दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं. बेलेबल, वेयर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, जहां पे आपको थाने से ही बेल मिल जाती है, प्रोवाइडेड आप जो जमानती हो, श्योरिटीज, बेल बॉन्ड भरना हो, जमानत के कागजाती कार्रवाई जो है वो आप पूरी कर लें, आपको थाने से ही बेल मिल जाती है. एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, जहां पे बेल इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. राइट, बेलेबल ऑफेंस जहां बेल एज अ मैटर ऑफ राइट आपको मिलती है. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जहां पे बेल इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट सारी सिचुएशन को देखते हुए चाहे तो आपको जमानत दे दे, चाहे तो जमानत आपको ना दे. डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या हुआ सर? अगर हम इसका थोड़ा सा ब्रेकअप करें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निकल के आता है बेल बाय डिफॉल्ट. हो सकता है इसका ये मतलब निकल के आए बेल बाय डिफॉल्ट. डिफॉल्ट का मतलब जैसे होता है ना, डिफॉल्ट सेटिंग है किसी, बाय डिफॉल्ट द सन इज गोइंग टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, इट्स बाउंड टू हैपन. डिफॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिक. डिफॉल्ट का मतलब कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक, इट्स सेट, स्टैंडर्ड है, वही होगा. तो ये डिफॉल्ट बेल का मतलब क्या निकल के आया सर? बेल का मतलब समझ आ गया, बेलेबल नॉन बेलेबल आ गया. डिफॉल्ट बेल वो बेल है जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल बिकम्स अ मैटर ऑफ राइट. बेलेबल ऑफेंसेस में तो बेल होती है मैटर ऑफ राइट, नॉन बेलेबल में बेल इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. लेकिन डिफॉल्ट बेल का मतलब हुआ जहां पे बेल मैटर ऑफ राइट बन जाती है इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. बेल बिकम्स द मैटर ऑफ, बेल becomes a matter of right even in a non-bailable offense. You understand, default bail is related to Article 21 of the Constitution, life and personal liberty. क्या मतलब है? अब इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं. प्लीज bear with me and understand. एक व्यक्ति का अरेस्ट करा, a person was arrested. There is a provision in chapter 5 of CRPC which is section 57, and also there is article 22 clause 2 of the Constitution of India. It is available as a fundamental right and it has been laid down in the statute also that upon arrest within 24 hours, if the police officer thinks that there is a prima facie case made out against the accused, within 24 hours, if the police officer thinks that prima facie case is made out, यानी कि the accusation or information is well founded, आपको क्या करना होता है? You have to produce the arrestee, that is the arrested person, before a judicial magistrate. अरेस्ट करने के 24
घंटे के अंदर अंदर, विदिन 24 आवर, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, क्योंकि कभी कभार पुलिस स्टेशन से कोर्ट बहुत दूर होता है. इट्स नॉट जस्ट द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, देयर आर सेवरल रूरल अनकनेक्टेड एरियाज ऑल्सो इन आवर कंट्री जहां पे कोर्ट प्रेमिसेस इज फार अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन. तो यदि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, रीजनेबल टाइम को एक्सक्लूड करते हुए 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना होता है बिफोर अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. और यदि आपको लगता है इन दीज 24 आवर्स दैट नो प्राइमा फेसाई केस मेड आउट, प्राइमा फेसाई केस का मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, ऊपरी तौर पे आपको जो अप्रिशिएट करके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को आपकी एनालिसिस से, आपकी डिस्क्रिशन से आपको पता चल रहा है, नो प्राइमा फेसाई केस मेड आउट, then the police officer can do what? Can release arrestee under section 169 CRPC. पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 169 CRPC के अंतर्गत उस पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन को रिलीज कर सकते हैं कस्टडी से खुद ही. 24 घंटे के अंदर उन्होंने अरेस्ट करा, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, मतलब प्राइमा फेसाई केस इज नॉट मेड अप. यहां कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात हो रही है जहां पे विदाउट वारंट अरेस्ट करा गया है. उनको लगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट. उन्होंने अक्यूज्ड को एक बॉन्ड भरवा के या बिना बॉन्ड भरे भी 169 CRPC के अंतर्गत रिलीज कर दिया कि भाई जाओ, तुम्हारे खिलाफ मुझे नहीं लगता दैट द एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड. जो इल्जाम तुम पे लगा है, जो इंफॉर्मेशन मिली है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है, आप जाइए. यहां समस्या नहीं आती, समस्या यहां आती when the prima facie case is made out and you have to produce the arrested person before the judicial magistrate. उस समय पे क्या होता है, उस समय पे आई विल टेल यू. यहां पे अरेस्ट हुआ, विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस करा गया. प्रोड्यूस कहां करा जाता है? अंडर सेक्शन 167 CRPC बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 167 CRPC में प्रोड्यूस करा जाता है. और उसके बाद 167 CRPC का मैंडेट ये है दैट फॉर द फर्स्ट 15 days इट कैन बी आइदर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी. पुलिस कस्टडी थाने में, जो थाने की कस्टडी होती है, जहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है, उनके पास आपकी डायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट एक्सेस है. वो आपके साथ इंटेरोगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, आपको स्पॉट पे लेकर जा सकते हैं जहां ऑफेंस हुआ, डिस्कवरी स्टेटमेंट हो सकती है, आपको फॉरेंसिक के लिए लेके जा सकते हैं. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ साइंटिफिक टेस्ट्स व्हिच आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ. उसे कहते हैं पुलिस कस्टडी, जहां पे जो पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनके पास आपकी डायरेक्ट कस्टडी होती है अपने थाने के अंदर. जुडिशियल कस्टडी का मतलब व्हेन यू आर कस्टोडिया लेजिस, यानी कि यू आर इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट. आप प्रिजन में होते हैं उस समय. उस टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का आपका और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का डायरेक्ट लिंक और अप्रोच नहीं अवेलेबल. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जेल के अंदर घुस के आपसे पूछताछ नहीं कर सकते. जो जेल में अधिकारी हैं वो भी पुलिस ऑफिसर है, बट दे आर नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दे आर पार्ट ऑफ द प्रिजन अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी. ये होती है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच का डिफरेंस. एंड आई सी लॉट ऑफ अस आर समवेयर और द अदर कंफ्यूज्ड, व्हाट इज पुलिस कस्टडी एग्जैक्टली, व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी. तो ये फर्स्ट 15 days में पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है, which is known as interchangeable custody, which is known as interchangeable custody. Interchangeable custody मतलब let us say for an example, हो सकता है 2 दिन की पुलिस कस्टडी मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑथराइज करी, फिर जब आपको 2 दिन बाद प्रोड्यूस करा गया, अरेस्टेड पर्सन को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रोड्यूस करा गया, आफ्टर 2 days
हो सकता है 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी उन्होंने, या प्रिजन में भेज दीजिए, हमें नहीं लगता कि ये सुरक्षित है, या हमें नहीं लगता कि अभी आपको जरूरत है इनको थाने में रखने की, इनको प्रिजन में भेजिए, दैट इज वेयर ही इज इन अ मच बेटर प्लेस। फिर 3 दिन बाद प्रोड्यूस करा गया, उन्होंने कहा नहीं 5 दिन की और जुडिशियल कस्टडी दो, हमें नहीं लगता कि अभी आपको जरूरत है। लेकिन उसके बाद इन 5 दिनों के बाद हो सकता है पुलिस ऑफिसर ने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कन्विंस कर लिया जज साहब को कि नहीं सर चाहिए, हमें पुलिस कस्टडी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही। तो जज साहब ने भी देखा, लगा कोजेंट ग्राउंड्स अवेलेबल है कि पुलिस कस्टडी ग्रांट करी जाए, तो उन्होंने क्या करा, हो सकता है 5 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी। This can be the breakup. It's just an example. It can be any kind of permutation and combination. But ये first 15 days from production में ही हो सकता है, ये first 15 days from production में ही हो सकता है। और साथ ही साथ 167 subsection 2 specifically in the proviso clause A, subclause 1 and subclause 2. What did I say? Section 167 subsection 2 प्रोवाइजो क्लॉज ए सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 में एक टाइम लिमिट दी हुई है। क्या टाइम लिमिट दी हुई है? वो टाइम लिमिट ये है, आई थिंक आई एम एट लिबर्टी टू इरेज दिस एग्जांपल। वो टाइम लिमिट ये है दैट इफ द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस, भाई जिस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को अरेस्ट करा गया है, इफ द पनिशमेंट इज आइदर 10 years और more than 10 years, or it can also be life imprisonment or even the death penalty. अगर इस तरीके का कोई भी ऑफेंस है जिसके लिए उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करा गया है, जो एक्यूजेशन है वो ऐसे किसी ऑफेंस का है जिसकी पनिशमेंट या तो 10 साल है या मोर देन 10 years है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी, देन द टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी इज 90 days. ये क्या होता है टोटल पीरियड? आई टेल यू। एंड अगर पनिशमेंट, इफ द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस फॉर विच द एक्यूजेशन एग्जिस्ट अगेंस्ट द अरेस्टी इज लेस देन 10 years, उस केस के अंदर वी हैव द टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी इज 60 days. ये आपको सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो क्लॉज ए सब क्लॉज 1 एंड 2 में देखने को मिलेंगे टाइम पीरियड्स। ये टाइम पीरियड्स होते क्या है? क्या टाइम पीरियड्स है? 90 days और 60 days। ये 90 days 60 days आर इंक्लूसिव ऑफ दीस 15 days। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। दैट मींस it can either be 15 plus 45 days or it can either be 15 plus 75 days. 15 days तो शुरुआत के हो गए जहां पे इंटरचेंजेबल कस्टडी इज पॉसिबल, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद जब ये 15 दिन खत्म होते हैं देन इट इज कंपल्सरी जुडिशियल कस्टडी। मतलब कि यदि व्यक्ति को बेल पे नहीं छोड़ा जा रहा, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यदि व्यक्ति को, अरेस्टेड पर्सन को बेल पर नहीं छोड़ा जा रहा, उस व्यक्ति को बेल नहीं ग्रांट करी जा रही और कस्टडी में रखना है, तो पुलिस कस्टडी आपके पास इन फर्स्ट 15 days के पास अकॉर्डिंग टू CRPC 1973 अवेलेबल नहीं। पुलिस कस्टडी सिर्फ इन शुरुआती 15 दिनों के अंदर अंदर ही आपको मिल सकती है। इन शुरुआती 15 दिनों के अंदर अंदर ही आपको पुलिस कस्टडी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द मैजिस्ट्रेट्स डिस्क्रिशन। वंस दिस पीरियड ऑफ 15 days expires, it gets over. After that, if the arrested person has to be placed in custody, it can only be judicial custody. It cannot be police custody in any case whatsoever according to Criminal Procedure Code of 1973. It's very simple. वहां लिखा है साफ साफ, अगर आप देखेंगे, otherwise than in custody of the police. You read section 167 subsection 2, you read the proviso, you'll see otherwise than in the custody of the police.
इट इज कंपल्सरी जुडिशियल कस्टडी इफ यू वांट टू कीप द अक्यूज्ड इन कस्टडी फर्दर। बेल पे छोड़ दिया तो बात ही खत्म। लेकिन अगर आप कस्टडी में रखेंगे तो जुडिशियल कस्टडी ही होगी इन 15 दिनों के बाद। 15 + 75 in these cases where the total period of custody is 19 days, 15 + 45 wherein the total period of custody is 60 days according to the offense relating to which the accusation exists against the particular accused। अब बात आती है कि सर इतनी लंबी कहानी के बाद डिफॉल्ट बेल पे तो आइए। देखिए, ये जो 90 डेज और 60 डेज का पीरियड है, ये इन्वेस्टिगेशन की अपर लिमिट नहीं है। दिस इज नॉट द अपर लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के लिए आप किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में रख सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में आप सिर्फ एक अरेस्टेड पर्सन को, एक अक्यूज्ड को या तो 15 + 75 डेज के लिए कस्टडी में रख सकते हैं या 15 + 45 अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस फॉर विच द एक्यूजेशन एग्जिस्ट। 60 डेज या 90 डेज आपके पास मैक्सिमम पीरियड है जिसके अंदर आप अक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में रख सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये अपर लिमिट है आपके पास। अगर आपने इस अपर लिमिट में इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन खत्म करना मतलब चार्जशीट फाइल करना। आई टोल्ड यू जस्ट नाउ व्हेन द चार्जशीट इज फाइल्ड, अब चार्जशीट फाइल हो गई, पुलिस के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके दे दिया और अब मैजिस्ट्रेट साहब अपना जुडिशियल माइंड लगाएंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, उसके बाद सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। 207 हो सकता है 209 की कमिटल की भी प्रक्रिया हो। देन उसके बाद देयर इज इशू ऑफ प्रोसेस आल्सो, एवरीथिंग इज डन। द ट्रायल आल्सो, चार्जेस आर फ्रेम्ड एंड देन ट्रायल स्टार्ट्स। कॉग्निजेंस ली, इशू प्रोसेस करा, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कमिटल, देन आफ्टर दैट विटनेस प्रोसिक्यूशन लिस्ट भी पहले ही आ जाती है इशू प्रोसेस के टाइम पे 204 में। एंड उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं एंड फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस स्पेसिफिकली इन वारंट केसेस द ट्रायल स्टार्ट्स। वारंट केसेस जहां पे सजा 2 साल से ज्यादा की है। सो 90 डेज और 60 डेज पीरियड इज द मैक्सिमम पीरियड जिसके अंदर आप एक अरेस्टेड पर्सन को कस्टडी में रखेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर आपने इस पीरियड के अंदर इन्वेस्टिगेशन पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, जिसे कहते हैं फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट, अगर आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके नहीं दी तो आप करिए इन्वेस्टिगेशन, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद इस 91st या 61st डे पे अक्यूज्ड अरेस्टेड पर्सन को राइट मिल जाता है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता, और उसका कंडीशन ये है, लिखा भी है सीआरपीसी में, दैट द अक्यूज्ड पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल। यानी कि अक्यूज्ड पर्सन एक एप्लीकेशन लगाए 91st या 61st डे पे, दैट चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो क्लॉज ए सब क्लॉज 2 मुझे डिफॉल्ट बेल मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी है, एंड दिस इज माय स्टैट्यूटरी राइट टू गेट बेल if in the 90 days or 60 days the police report is not filed। मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये एप्लीकेशन फाइल करें, श्योरिटीज जो जमानती देने हैं वो दें, बॉन्ड भरे कि जब मेरे को बुलाया जाएगा तब मैं कोर्ट में हाजिर होऊंगा। चैप्टर 33 यानी कि बेल एंड बॉन्ड्स का जो चैप्टर है उसकी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मैजिस्ट्रेट साहब को फोर्थविथ उसी दिन बिना किसी देरी के हियरिंग करके, बिना किसी एडजर्नमेंट के अरेस्टेड पर्सन को बेल देनी। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह 10:30 बजे, लेट अस से इट इज द 91st और 61st डे, 10:30 AM द डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड
एंड एट 10:35 AM हो सकता है पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाए अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब भागे भागे आए कि साहब पुलिस रिपोर्ट ले लीजिए, बेल पे मत छोड़िए। आई एम सो सॉरी, पुलिस रिपोर्ट फाइल होने से पहले ही डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लग चुकी। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 5 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट कैन बी द 91st डे और इट कैन बी द 100th डे ऑल्सो। लेकिन अगर डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन पुलिस रिपोर्ट के फाइल होने से पहले मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच गई, डिफॉल्ट बेल मिलेगी ही मिलेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन, डिस्क्रिशन अवेलेबल कि नहीं अक्यूज्ड भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं करना, एब्सोल्युटली नॉट। देयर इज नो डिस्कशन, नो डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज। अगर पुलिस रिपोर्ट से पहले डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन आ गई, मैजिस्ट्रेट साहब को बेल ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट श्योरिटीज और बॉन्ड भरने के लिए रीजनेबल टाइम भी दिया जाएगा। कोई हियरिंग करने की खामखा जरूरत नहीं है, कोई आपको डिस्क्रिशन लगानी नहीं है, डिफॉल्ट बेल मिलेगी ही मिलेगी अरेस्टेड पर्सन को, बिल्कुल मिलेगी। देयर इज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल। अगर पुलिस रिपोर्ट की फाइल होने से पहले डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लग चुकी, पुलिस रिपोर्ट पहले हुई, अगर ये रिवर्स होता 10:30 बजे पुलिस रिपोर्ट एंड 10:35 पे डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन, और आप कहें नहीं नहीं ये तो 91st डे है, 5 मिनट ही तो हुए थे, नहीं सॉरी, पुलिस रिपोर्ट पहले सबमिट हो चुकी है, डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन बाद में। आई होप द पिक्चर इज ए लिटिल क्लियर। अब हो सकता है डिस्कशन करते समय भी आपके मन में सवाल आ गया कि सर आपने बताया था चार्जशीट फाइल होने के बाद भी, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी या क्लोजर रिपोर्ट, ऑफ कोर्स उसमें सिनेरियो हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब का ही नहीं इन्वेस्टिगेशन करो, बट जनरली अगर हम देखें चार्जशीट फाइल होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर साहब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसको आपने हमें समझाया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो सर मान लीजिए हमारे पास एक सिनेरियो है जहां पे लेट अस से ये 90 डेज कंप्लीट हुए और मान लीजिए सर 88th डे पे ही हमने चार्जशीट लगा दी, पुलिस ऑफिसर साहब ने चार्जशीट लगा दी है 88th डे पर, और यहां पे चार्जशीट लगाने के बाद उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मांगी है, और अब इस पॉइंट से आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। तो क्या अरेस्टेड पर्सन ये कह सकते हैं कि सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारा वादा ये है कि भाई 90 डेज 60 डेज में चार्जशीट फाइल होगी, पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी, तब हमें डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगी। यानी कि चार्जशीट फाइल होने का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। पर सर ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, आप इसे कुछ भी नाम दे दो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मोर इन्वेस्टिगेशन, अगेन इन्वेस्टिगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी डोंट नो, द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। ये तो आपने हमारा भरोसा तोड़ा। आपने कहा था 90 या 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, मतलब चार्जशीट फाइल हो रही है, पुलिस रिपोर्ट फाइल हो रही है, क्या मतलब इस बात का कि सीधी सीधी बात है इन्वेस्टिगेशन खत्म हो रही है, क्योंकि 167 तो इन्वेस्टिगेशन पे ही लगता है ना, उसके बाद तो कस्टडी 309 में दी जाती है। दिस ऑल्सो आई शुड टेल यू, इफ यू डोंट नो दैट एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया और कस्टडी में रखना है तो 167 इज नॉट द प्रोविजन। 167 सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के पीरियड के लिए होता है। For inquiry and trial, it is section 309 subsection 2। तो सर अब तो मतलब चार्जशीट फाइल हो गई है, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें नहीं पता, आपने बोला था इन्वेस्टिगेशन तक होगा, अब आपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा दी है, हमें तो डिफॉल्ट बेल चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये क्वेश्चन दिनेश डालमिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी उठाया गया। द केस वाज दिनेश डालमिया वर्सेस द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये कोई नई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, पुलिस रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 90 और 60 डेज,
even if further investigation is going on, your right to get default bail has already ceased to exist when within the period of 90 or 60 days the police report is filed. यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया था यहां पे लेटर से 88th डे पे हो गई है जी, 90 डेज तक का टाइम पीरियड था आपके ऑफेंस के हिसाब से, 2 दिन पहले ही ये पुलिस रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इससे डिफॉल्ट बेल का कोई लेना देना नहीं। डिफॉल्ट बेल का राइट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। अगर 90 डेज के अंदर अंदर या 60 डेज के अंदर अंदर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो रही है, स्पेसिफिकली चार्जशीट बिकॉज फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेट अस से अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल हो रही है 90 या 60 डेज के अंदर अंदर और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रही है, जिस दिन पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई आपका राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। इनफैक्ट 90 या 60 दिन के बाद भी इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म। संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 1994, वहां पर द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन कि आपके पास डिफॉल्ट बेल का राइट है। तो अगर बता दिया और तब भी आप बेल एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हैं, आपने श्योरिटीज और बॉन्ड्स नहीं फिल कर रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग, एंड अगर आपके बेल एप्लीकेशन फाइल करने से पहले पुलिस रिपोर्ट आ जाती है, चाहे वो 99th डे हो, 128th डे हो, 92nd डे हो, बेल एप्लीकेशन जो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन है उसको फाइल करने से पहले अगर पुलिस रिपोर्ट आ जाती है तब भी आपका राइट सीजेस टू एग्जिस्ट। ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात है। You can't say that it is a fresh investigation. No. Rama Chaudhary versus State of Bihar. It is another case wherein the Honorable Court has said yet again it is not a fresh investigation. It is not a re-investigation. It is an investigation to see that the case is going in the right direction. All sufficient materials are available for trial. So concluding the discussion, even if further investigation is going on, the right to default bail will cease to exist if within the statutory 60 or 90 day period the police report is filed. Within the statutory 60 or 90 day period, if the police report is filed, no matter the further investigation is going on, the right to get default bail will cease to exist. I hope I have made myself clear regarding what is further investigation in brief, of course, what is default bail, of course, quite briefly, and does further investigation affect the right to get default bail. बने रहिए हमारे साथ and we'll be meeting you very soon once again with important and fruitful discussions. Thank you so much from Drishti Judiciary.